Okay, I'm showing the slides now. And प्लीज़ अगर मेरी आवाज़ बीच में चली जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई गेस माइक बार बार बहुत अनम्यूट होगा, सो मैं स्लाइड पर जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। So this is our first session of Research Nexus. First of all, I'm going to introduce ourselves. Who are we? What are we doing? तो Research Nexus क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम का आगाज़ हमने क्यों किया है। सो Research Nexus की इब्तिदा आज से तकरीबन 1 साल पहले JSMU में हुई और हमने कोशिश किया था, हमने ये बात की कोशिश की थी कि इस तरीके से बच्चों के अंदर रिसर्च के अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। तो बहरहाल पिछले साल हमने जो है 150 से 200 बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन इस साल हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रोग्राम को, इस फॉरम को पूरे पाकिस्तान तक फैलाएं। तो इस सिलसिले में हमने कुछ बच्चों से बातें की, हमने कुछ एम्बेसडर्स हायर किए और बाकायदा रिसर्च नेक्सस एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल हमारे पास तकरीबन 35 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिसमें 18 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो शामिल हैं। ओके, अब तक और मजीद इनरोल हम कर रहे हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि रिसर्च क्यों ज़रूरी है, हमने ये प्रोग्राम का आगाज़ क्यों किया। अभी मैंने तमाम कॉलेजेस से एम्बेसडर्स को हायर किया और मैंने उन तमाम लोगों से फीडबैक लिया कि क्या आपके कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ कंपलसरी होती है, जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 4th या 5th या 3rd ईयर में, ये चीज़ कंपलसरी है या नहीं कि उन्हें अपना रिसर्च प्रोजेक्ट एज एन असाइनमेंट जमा कराना होता है। हालांकि कराची के मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि आखान लॉ मेडिकल कॉलेज एंड जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि JSMU, इनके अंदर ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपको अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जमा कराना होता है, हर बच्चे के ऊपर ये लाजिम होता है। और साथ साथ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस जैसे JSMU के साथ लियाकत नेशनल है, जिन्ना मेडिकल डेंटल कॉलेज है, ये सारे तो मैंने पता कि क्या इंटीरियर सिंध के अंदर ऐसा होता है या पंजाब के दीगर कॉलेजेस जैसे किंग एडवर्ड हो गया या भावलपुर हो गया, कायदा मेडिकल कॉलेज हो गया, तो मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसा कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है, यानी कि रिसर्च के हवाले से बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं आपको अभी इसकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस बताऊंगा अभी सेशन के अंदर, इंशाल्लाह सेशन एक घंटे के ख़त्म कर देंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है और मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन को कंडक्ट कराते हुए आपको अच्छी खासी चीज़ें मैं बता दूं जिसके बारे में आप शायद अभी बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं रखते होंगे। तो रिसर्च कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इन फ्यूचर, ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। सो दिस इज़ द माइलस्टोन भाई। सबसे पहली बात की बहुत खुशी हमें इस बात की कि ये पाकिस्तान का फर्स्ट नेशनल स्टूडेंट्स रिसर्च फोरम है, यानी कि इससे पहले तक ऐसा कोई फोरम मौजूद नहीं था जो स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च बेस्ड हो और पाकिस्तान के सारे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके रिसर्च नेक्सस ने ये काम किया। एंड हम अपनी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसमें हम कामयाब रहे हैं। इससे होगा ये कि अब पाकिस्तान के कोने कोने में जहाँ जहाँ बच्चे होंगे, पहली बात ये है कि वो तमाम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स। दूसरी बात ये कि उनको आपस में नेटवर्किंग का मौका मिलेगा और वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स एक साथ रिसर्च करने के मौके भी पाएंगे। अच्छा, यकीनी तौर पर बहुत से बच्चे जो कराची से बाहर रहते हैं, खास तौर पर उनके यहाँ रिसर्च का ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, उनके यहाँ रिसर्च के बारे में मालूमात नहीं है। हालांकि हमने जो अभी एक मिनट ओके वेट सेकंड, आई हैव गॉट सम डिस्टर्बेंस। तो हमने जो पोस्टर शेयर किया वो बेसिक रिसर्च का था और हमारी टीम को लगा था कि शायद बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उस बेसिक रिसर्च के नाम से ज्वाइन करेंगे। तो इससे ये बात साबित होती है कि पूरे पाकिस्तान में बच्चे रिसर्च के हवाले से कितने ज़्यादा दूर हैं, उन्हें बिल्कुल भी रिसर्च की मालूमात नहीं, उन्हें बेसिक्स तक नहीं पता होती। तो बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और हम चाहते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स जितने भी हों वो तमाम के तमाम हमारे साथ रिसर्च में इन्वॉल्व हों और वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स अपने पूरे एमबीबीएस के 5 साल के अरसे के अंदर कम से कम 3 से 4 पेपर पब्लिश कर दें अपने नाम के ऊपर। तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है। मैं भी आपकी तरह के स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ JSMU से, तो आप भी ये कर सकते हैं और भी लोग करते हैं। और अगर आप हमारे साथ रहेंगे, इस फोरम का हिस्सा रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हम आगे इस तरह के वेबिनार्स, कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट हम चीज़ें बताते रहेंगे, किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, कैसे पब्लिकेशन हो सकती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग जो हम जानते हैं, जो हमने किया है अब तक 4 से 5 साल तक हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है। सो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। आपको बस ये बताना था कि हमारा मकसद क्या है और हम क्या करना चाहते हैं।
तो उम्मीद है कि आप सब इस मकसद में हमारा साथ देंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। चलें, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनको अभी रिसर्च की ABCD भी नहीं आती। हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले कई वेबिनार या वर्कशॉप अटेंड किए होंगे, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल मेरा जो मकसद है वो यहाँ से एकदम फ्रॉम द स्क्रैच आगे लेके चलना है। हम स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट हर कुछ करते चले जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मेडिकल रिसर्च? रिसर्च के हवाले से अब जो लोग पहली मरतबा कोई भी रिसर्च वेबिनार ले रहे हैं या जो रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो ये बात समझ लें कि आप लोगों ने बचपन से आपके जहन में जो परसेप्शन है कि रिसर्च क्या होती है, कि शायद कोई साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री में कोई केमिकल्स मिक्स कर रहा होता है या फिर कोई इंजीनियर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेडिकल रिसर्च इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पर रिसर्च की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हर रिसर्च अलग अलग तरीके से परफॉर्म की जाती है, और ज़्यादातर वर्क क्या होता है कि ग्राउंड ग्राउंड फील्ड का होता है। यानी कि आप जाते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, और उन डेटा को लेकर अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर उनको जमा करते हैं, उसकी एक मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, और उसके बुनियाद पर एक रिजल्ट जनरेट करते हैं, और फिर वो एक पेपर बन जाता है। यानी कि एक आप एक मुकम्मल एक रिसर्च पेपर टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद वो रिसर्च पेपर आपका किसी जर्नल के ऊपर शाया हो जाता है या पब्लिश हो जाता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट, बहुत बेसिक सी बात है कि रिसर्च होता क्या है, कि मेडिकल रिसर्च का मतलब होता क्या है। तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ओन परसेप्शन, कि आप जो सोचते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल रिसर्च इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि हम क्यों इतना फोकस कर रहे हैं कि रिसर्च क्यों सीखनी चाहिए बच्चों को। तो मैं आपको कुछ एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो ये देखें, ये 2022 का हमारे पास एक चार्ट या फिर आप ये देखें टेबल है। आप तमाम के तमाम USMLE से वाकिफ होंगे, इनके जो यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम है। जो बच्चे USA जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात है उनके एक मैच का सीन होता है, उनके लिए वो वहाँ बच्चे जाके इलेक्टिव भी करते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल या चार्ट आया था, उसमें लिखा हुआ है कि रिसर्च रिक्वायरमेंट इन मैच। जब बच्चे USA के लिए मैच अप्लाई करते हैं तो किस फील्ड के अंदर कितने कितने पेपर्स चाहिए होते हैं, सॉरी। तो शायद आपको ये स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही तो जूम करके देख लें कि जितनी भी आपके पास सब स्पेशलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के एवरेज रिसर्च पेपर्स दिखे हैं। अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑर्थोपैडिक सर्जरी में तकरीबन 97.6 का रेशो, यानी कि जो ऑर्थोपैडिक सर्जरी के अंदर जो लोग जा रहे होते हैं उनके 97 तक पब्लिकेशन होती है, यानी कि उन्होंने 97 रिसर्च पेपर्स पब्लिश कराए हुए होते हैं। फिर अगर आप नीचे आए, क्योंकि US वो ऊपर वाले नॉन US IMGs हैं, यानी कि जो पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी होते हैं उनका है। अब वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी देखें तो वहाँ 54 पेपर्स है, वस्कुलर सर्जरी देखें तो 28 पेपर्स है। इस तरीके से आप न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, बहुत सारे बच्चों को न्यूरोलॉजी का बहुत शौक होता है, तो आप देखिए आप में से जो भी अगर USA जाना चाहता है वो न्यूरोलॉजिकल सर्जरी में बाकायदा जाना चाहता है, तो उसको तकरीबन कितने चाहिए होंगे? 73 पेपर्स, यानी कि उसके अंडर उसके नाम पे 73 पेपर्स पब्लिश होने चाहिए, तो उसको चांस मिलेगा। तो मेरी बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मैं ये तो मैं आप कहेंगे कि ये तो USA का सीन है, ये अमेरिका में ऐसा होता है, तो आप पाकिस्तान में क्यों बता रहे हैं? हाँ, अब मैं आपको आपकी असलियत से वाकिफ करना चाहता हूँ कि असलियत क्या है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वहाँ पर अभी बहुत सारे मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं और जॉब्स बहुत कम हैं। हमारे यहाँ कराची के अंदर मेरे ख्याल से 70,000 रुपये हमारी हाउस जॉब की तनख्वाह लगती है। पंजाब में शायद थोड़ी ज़्यादा होगी, सिंध में भी कुछ इसी टाइप की होगी। लेकिन जब आप हाउस जॉब के बाद जाते हैं एज एन RMO काम करने या फिर कोई स्पेशलाइजेशन करने, तो आपको पता है कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती। और प्लस सपोज करें कि कोई हॉस्पिटल है और उसमें वहाँ पर एक सीट है न्यूरो सर्जरी के अंदर, और वहाँ पर सिर्फ उनको 5 सर्जन रिक्वायर्ड है, यानी कि जो R1 में शामिल होंगे। लेकिन जो मैच एप्लीकेशन आती हैं वो कितनी आती हैं? 5 या 500 एप्लीकेशन आती हैं न्यूरो सर्जरी के लिए। तो उन 500 एप्लीकेशन में जाहिर सी बात है अपने FCPS पार्ट 1 क्लियर करना है, देन इंटरव्यूज होंगे। तो जो आपका रेज्यूमे है या जो CV पर सबमिट कराएंगे, तो अब जो इंटरव्यूअर है जो आपको देख रहा है और जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये चेक करेगी कि ये बच्चा जब न्यूरो सर्जरी में आना चाह रहा है तो वो न्यूरो सर्जरी में कितना इंटरेस्ट रखता है, और वो उस वक्त डिसाइड होगा आपके रिसर्चेस कि अगर आप किसी ने भी रिसर्चेस शायद की हुई होंगी, पब्लिश की होंगी अपनी न्यूरो सर्जरी के अंदर, तो फिर वो बच्चे को साइड कर देंगे, यानी कहेंगे ये बच्चा स्पेशल है, इसे सच में न्यूरो सर्जरी का शौक है। इसी तरीके से ऑर्थोपेडिक्स में भी, कार्डियोवास्कुलर्स में भी, ENT में, डर्माटोलॉजी में, रूमेटोलॉजी, जो भी फील्ड लेना चाहें, जनरल सर्जरी, फैमिली मेडिसिन, एनेस्थीसियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, कुछ भी हो, आप पूरे हुजूम में कैसे अलग दिखेंगे? आप उसी वक्त अलग दिखेंगे जब आपकी पब्लिकेशन होगी।
आप एक रिसर्चर हो चुके हैं, आपका एक पब्लिश किया हुआ आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में शाया हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, तो आपकी एक वर्थ है, यानी कि आप अपने फील्ड के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो ये बात है, और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि आने वाले 3-4 सालों के अंदर अभी तमाम के तमाम डॉक्टर्स जो रिसर्च पे काम नहीं करेंगे, ये जॉबलेस हो जाएँगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जिस तरह से रुझान बढ़ रहा है, यूएसए में बिना रिसर्चेज़ के अमूमन मैचेज़ नहीं हो पाते। लैब में भी ये सीन, क्योंकि अब वो यूके एमएलए में चेंज हो चुका है, वहाँ भी ये सीन शुरू हो जाएगा। एएमसी ऑस्ट्रेलियन के जो मेडिकल कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, वहाँ भी ये हो जाएगा। हाँ, शायद मिडल ईस्ट में ऐसा ना हो, लेकिन खैर पाकिस्तान और इंडिया इसे फ़ौरन अडॉप्ट कर लें, क्योंकि मसला ये है कि हमारी जो पॉलिसीज़ बनती हैं, वो यूएसए या इंग्लैंड को देख के बनती हैं। तो यकीनी तौर पर अगर आप लोगों ने अभी से रिसर्च पे फ़ोकस नहीं किया, तो प्रॉब्लम आगे जाके बहुत ज़्यादा होनी है, बहुत ज़्यादा होनी है। तो वक़्त अभी है, मैं आप सबसे गुज़ारिश करता हूँ कि आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, हम आपको सिखाएँगे, दिल लगा के सिखाएँगे, जो हमने सीखा इन 4-5 सालों के अंदर वो सब कुछ सिखाएँगे। तो बस हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम मिल के इसे ऐश करेंगे, ठीक है? तो बस ये बात समझानी थी, फिर हम बाकायदा कुछ बेसिक्स पे आ जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ बेसिक्स पढ़ा दूँ आज। वैसे इस सेशन का मतलब इंट्रोडक्शन था, लेकिन चलें फिर भी हम कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं आज के आज। अब कुछ बेसिक्स हैं, अगर कोई नया-नया रिसर्च में आया है तो उसे कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि रिसर्च के अंदर सबसे पहले जब बच्चा आता है तो उसको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक स्लाइड मैंने खोली है, उसका नाम लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन अ रिसर्च इंजन एंड अ मेडिकल जर्नल। तो एक सर्च इंजन और मेडिकल जर्नल में फ़र्क क्या होता है? ठीक है, ये मेडिकल रिसर्च के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म्स यूज़ होती है, ठीक है? सो जर्नल क्या होता है? आप सपोज़ करें कि आप तमाम के तमाम रिसर्चर हो चुके हैं और आपने रिसर्च की और अपना एक पेपर पब्लिश कर दिया। अब जब आप पब्लिश करने जाएँगे किसी पेपर को कहीं पर, तो वहाँ पर कुछ ऑनलाइन जर्नल्स होते हैं, कुछ पाकिस्तान के जर्नल्स भी हैं और कुछ इंटरनेशनल जर्नल्स भी हैं। तो उस जर्नल को आप एक लेटर लिखते हैं कि मैंने ये इस रिसर्च पे काम किया है, मैंने एक पेपर लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ये पेपर अपने जर्नल पे पब्लिश कर दें। और जब वो पब्लिश हो जाएगा तो वो गूगल पे रैंक हो जाएगा, यानी गूगल पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड अ जर्नल। मैं आपको भी जर्नल की एग्ज़ाम्पल दूँगा, ठीक है? जहाँ पर रिसर्च पब्लिश होती है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन वो सॉफ्टवेयर होता है या वो वेबसाइट होती है, जहाँ पर जाके आप आर्टिकल सर्च करते हैं, ठीक है? अभी मैं दोनों की एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा। तो आप इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से समझ लें कि सपोज़ कि आपने गूगल ओपन किया, तो गूगल इज़ अ सर्च इंजन। आप जब गूगल पे सपोज़ करें कुछ लिखते हैं, द रेसिपी को प्लीज़ माइक ऑफ अरे ये करें। आवाज को बंद कर दे तेरा। मैं इसे बाहर निकाल दें अगर माइक ऑफ ना हो तो। खैर, तो जब गूगल सर्च इंजन खुलता है, तो आप वहाँ पर सपोज़ करें लिखते हैं कि सर्च फॉर अ बिरयानी, आप बिरयानी के लिए सर्च करते हैं, हुसैन आप म्यूट हो गए। प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, पता नहीं शायद सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है। आपकी आवाज नहीं आई, ना ही स्क्रीन शेयर हो रही है। देखें अब आवाज़ आ रही? यस ऑडिबल। ओके, जी आवाज आ रही है, अब स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है, देख लें। अब स्क्रीन शेयर हो रही है? यस हो रही है। ठीक, ओके। तो मैं बता रहा था कि आपको जर्नल और सर्च इंजन में फ़र्क क्या होता है। अभी मैं सब की एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको, गूगल पे ले जाके सब कुछ खोल के दिखाऊँगा। ठीक है, तो आपने बिरयानी की रेसिपी देखी एंड देन आपने सर्च किया, तो बहुत सारे वेबसाइट्स खुल गई। तो गूगल इज़ अ सर्च इंजन और जो वेबसाइट्स खुली हैं वो जर्नल्स हैं। तो आपको सपोज़ करें कोई आर्टिकल पढ़ना है, तो आप गूगल पे जाएँ, आप लिखें और बहुत सारे जर्नल सामने आ जाएँगे, किसी भी जर्नल को आप खोल के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। चलें, फिर से इसको मज़ीद ईज़ी करते हैं आगे चल के। मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ कुछ। नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर चलिए। यहाँ पर ना देखिए कुछ सर्च इंजन लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पर इनको सर्च इंजन भी कहते हैं, डेटाबेसेस भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ मैंने नाम लिखे हुए हैं, जैसे पबमेड, गूगल स्कॉलर, वेब ऑफ साइंस, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? सर स्क्रीन शो सर नहीं हो हो रही है रही है। हो रही है। हो रही है स्क्रीन शो।
सो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास सर्च इंजन हैं या फिर डेटाबेसेस। तो हम अभी पबमेड पे लेके चलते हैं आपको। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज पबमेड, पबमेड होता क्या है। ठीक है, ओके। चलें, यहाँ पर अगर आप गूगल पे जाके, वैसे मैंने ऑलरेडी ओपन किया है, चलिए से फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ कि गूगल पे सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, ना ही आवाज आ रही है। Guys, wait a second. हाँ मैं आ गया, सॉरी। मैं पता नहीं सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो खैर, तो मेरे पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो आप जब आके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द सर्च इंजन ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है, तो सपोज दैट आप यहाँ पर आके डायबिटीज सर्च करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही डायबिटीज सर्च करेंगे, सो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दुनिया भर से जितने भी लोगों ने डायबिटीज़ पे कोई आर्टिकल लिखा होगा, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें आपके पास कितने हैं, 6,25,832, यानी कि 6,25,000 कुछ आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। ठीक है, आप तक जितने भी डायबिटीज़ आर्टिकल लिखे गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, तो ये डेटाबेस है या फिर सर्च इंजन है जहाँ पर अगर आप कुछ सर्च करें तो आपको सारे मेडिकल आर्टिकल्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये मेडिकल आर्टिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये मेडिकल आर्टिकल आ रहे हैं जर्नल से। तो मैं आपको एक आर्टिकल खोल के दिखाता हूँ। मैंने आर्टिकल खोला तो यहाँ पर देखिए साइड में लिखा हुआ है स्प्रिंगर, स्प्रिंगर लिंक। ठीक है, तो स्प्रिंगर लिंक इज अ जर्नल। ठीक है, तो एक डेटाबेस करता क्या है कि वो तमाम के तमाम जर्नल से आर्टिकल्स को जमा करता है और अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे स्प्रिंगर लिंक आपके सामने दिख रहा है, ये जर्नल है, तो इसने क्या किया है कि अपना आर्टिकल और पब्लिक, और इस तरह दुनिया में जितने भी जर्नल्स हैं, हर मुल्क का अपना जर्नल होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना जर्नल होता है, वो तमाम के तमाम जर्नल्स पबमेड पे इंडेक्स होते हैं। और इंडेक्स होने के बाद अगर आप पबमेड पे कुछ भी सर्च करें तो दुनिया भर के जितने भी जर्नल्स होंगे, उन जर्नल्स में जितने भी आर्टिकल्स होंगे, वो तमाम के तमाम आपके सामने शो हो जाए। आई गेस यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं क्लियर हूँ, प्लीज थम्स अप कर दें अगर आपको बात समझ में आ रही है तो। ओके, चलें वापस स्लाइड पे चलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, ये सारे डेटाबेसेस हैं जो आपकी स्लाइड में भी दिख रहे हैं। तो इसमें गूगल स्कॉलर भी, पबमेड भी। अच्छा, इसमें से कुछ फ्री हैं, जैसे पबमेड और गूगल स्कॉलर फ्री होता है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, एमबीएस, फिलहाल ये सारे पेड हैं। तो खैर पबमेड 95% केसेस में पबमेड ही यूज होता है, दुनिया भर इंटरनेशनली पबमेड यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी भी जाने की जरूरत ही नहीं आपको, पबमेड इज मोर देन एनफ। ओके, मैं आपको अब दिखाता हूँ कि मेडिकल जर्नल्स क्या होते हैं। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कुछ पाकिस्तानी जर्नल्स है, पाकिस्तानी जर्नल्स एंड पबमेड इंडेक्सेशन। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ जर्नल्स के नाम लिखे हुए हैं, पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जर्नल ऑफ अयूब मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अच्छा, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जर्नल ऑफ लैकेट यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज, जर्नल ऑफ डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जर्नल ऑफ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी का अपना जर्नल होता है। इस तरीके से पाकिस्तानी कुछ इदारे उनका अपना जर्नल होता है। तो ये जर्नल्स कुछ पबमेड पे इंडेक्स होते हैं, यानी कि पबमेड से इनका लिंक होता है, यानी कि अगर आप पबमेड पे सर्च करेंगे कोई चीज़, तो इन जर्नल के जितने आर्टिकल पब्लिश होंगे वो पबमेड पे शो होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, एक ट्रिक है। वो क्या है कि एक वेबसाइट है, ये है pakmedi.net.com। अगर आप यहाँ पर जाएंगे इस वेबसाइट पे, जैसे देखें मेडिकल जर्नल्स ऑफ पाकिस्तान, इस वेबसाइट में गया तो यहाँ पर ना एक चीज़ दिख रही है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कि किस तरह क्या है। Wait a second. ओके, ठीक है, चलिए ये देखें। अच्छा, यहाँ पर कुछ नए कुछ हेडिंग दिख रहे हैं आपको, जैसे जर्नल है, एक हेडिंग है, जर्नल के नाम लिखे हुए हैं।
PMDC इंडेक्सेशन। इसका मतलब ये होता है कि आया कि ये जनरल आपका जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उससे वेरीफाइड है या नहीं, ठीक है। पबमेड इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि आया कि ये पबमेड के साथ इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। पब्लिकेशन चार्ज यानी कि पब्लिश करने के चार्जेस देता है या नहीं, इशू पर ईयर एक ईयर में कितनी बार ये पब्लिश करता है, क्वार्टरली का मतलब होता है 4 बार, ठीक है। तो इसे देखें, ये एक जर्नल का नाम लिखा हुआ है, जर्नल ऑफ सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये सेंस है आई गेस उसका जर्नल। तो यहाँ पर दिख रहा है कि PMDC से रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन ये जर्नल पबमेड पे इंडेक्स नहीं है। यानी कि इस जर्नल पे अगर आप पब्लिश करने Mohsin, unmute yourself. हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब ठीक होगी मेरी बात, अब सही है, अब ठीक है। जी सर। Yes, sir. Sir, I cannot see the screen. ओके ओके, तो ठीक है। तो ये वेबसाइट आप देखिएगा, मैंने मेरे ख्याल से मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ। तो कुछ मुझे दिख जाए, जैसे ये देखें, जर्नल ऑफ अयूब मेडिकल कॉलेज। अब ये जर्नल ऑफ अयूब मेडिकल कॉलेज जो है ये आपका HEC रिकॉग्नाइज भी है, यानी कि PMDC से रिकॉग्नाइज करता है, ये पबमेड इंडेक्स भी है और इसकी कैटेगरी वाई है। अच्छा, 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं जर्नल की, W, X, Y एंड Z। W कैटेगरी के जर्नल सबसे हाई क्लास जर्नल होते हैं, Y कैटेगरी उससे लो है, X कैटेगरी उससे भी लो है, सॉरी WX ऊपर है, Y से नीचे और Z सबसे नीचे होता है, ठीक है। तो खैर अगर Y कैटेगरी का जर्नल है तो ये इंटरमीडिएट टाइप का जर्नल है, इसमें शाया कर सकते हैं। अच्छा, फीस की कोई नहीं एनएल आ रहा है, तो अगर इसमें पब्लिश कराएंगे तो कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। अच्छी बात ये है कि क्योंकि ये पबमेड इंडेक्स है, फीस भी कोई नहीं ले रहा, तो ये अच्छी बात है कि इसमें आप पब्लिश कर सकते हैं अपने आर्टिकल को, तो ये आपके पबमेड पे शो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर मैं पबमेड पे जाके आपका आर्टिकल सर्च करूंगा ना, तो वो सपोज करें मैं अगर हाइपरटेंशन सर्च करूँ तो वो यहाँ पर सर्च होना शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो बस यही बात थी। अच्छा, वापस चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर। ये बात मैं कल समझाने में मैं कामयाब रहा हूँ। अच्छा, अब कुछ पेयर रिव्यू जर्नल्स होते हैं, नॉन पेयर रिव्यू जर्नल्स होते हैं। इसको बस इस तरह समझ लें कि जो पेयर रिव्यू जर्नल्स होते हैं उनकी अथॉरिटी लेवल ज़्यादा होती है। जैसे ये कुछ इंटरनेशनल जर्नल्स के नाम लिखे हुए हैं, द इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, द लैंसेट, जामा। यहाँ पर पब्लिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके रेज्यूमे में एक वेटेज आएगी। नॉन पेयर रिव्यू जर्नल्स में जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक है, आप जानते होंगे इसको ऑलरेडी, टाइम मैगजीन है, पॉपुलर साइंसेज है, यहाँ पर शाया करने का फायदा नहीं होता। तो बस ये कैसी नॉलेज थी आपके लिए कि पेयर रिव्यू जर्नल्स इज बेस्ट फॉर पब्लिकेशन ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। तो बस अभी तक हमने जो बात की वो यही बात की है कि जर्नल क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। हम आगे जब सेशन करते रहेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता बात समझ आती रहेगी, ठीक है। ओके, अब हमारा मेन है रिसर्च स्टडी डिजाइन के। अब जाहिर से जब आप रिसर्च की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं तो पहले तो ये समझ लें कि कितने टाइप्स की रिसर्च होती है। जब आप ये समझ लेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सी रिसर्च करनी चाहिए या कौन सी रिसर्च सीखनी चाहिए, ठीक। तो रिसर्च स्टडी डिजाइन कितने किस्म के हैं ये हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है, कम्युनिटी मेडिसिन में अमूमन ये पढ़ा जाता है, तो हमारे पास 2 तरह की स्टडीज होती हैं। एक नॉन एक्सपेरिमेंटल है, एक एक्सपेरिमेंटल, यानी कि जिसमें बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और जिसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता। अब नॉन एक्सपेरिमेंट में भी 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव में केस रिपोर्ट, केस सीरीज, एनालिटिकल में क्रॉस सेक्शनल कोहॉर्ट एंड पल्स रिपोर्ट। सब देख के समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या क्या होता है, ऊपर ऊपर से कम से कम आपको बात समझ में आ जाएगी कि अगर केस रिपोर्ट का नाम यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें होता क्या है। कोहॉर्ट यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का मतलब क्या होता है, क्या होता है इन स्टडीज के अंदर, ठीक है। तो एक एक सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन पे चलें तो आपको एक चीज बता दूं कि क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है टाइम में क्रॉस सेक्शनल, यानी कि टाइम को ब्रेक कर देना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सपोज दैट कि आप चाह रहे हैं कि डायबिटीज के पेशेंट जो मेडिसिन ले रहे हैं उन डायबिटीज के पेशेंट से पूछें कि आया आपको इस मेडिसिन से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन। आप किसी पेशेंट के पास गए, ठीक है, और उससे जाके सवाल जवाब करना शुरू कर, सिंपल। आप खुद जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आंटी आप डायबिटीज़ की दवा ले रही हैं, कैसा फील कर रही हैं, आपको ज़्यादा प्यास तो नहीं लगती, पेशाब तो ज़्यादा नहीं हो रहा आपको, ठीक है, घबराहट तो नहीं होती रह रहे, ये दवा असर करती है।
अच्छा ये बताएं कि खारिज तो नहीं होते जिस्म से, यानी कि दवा के साइड इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अमूमन जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है ये अमूमन प्रेवलेंस बताती है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एस्टिमेट्स लाइक प्रेवलेंस, ठीक है, कि किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी एरिया में कोई डिजीज कितनी प्रेवलेंट है और किस तरह से प्रेवलेंट है, यानी कि उस डिजीज के क्या असरात है। तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। अमूमन आपने देखा होगा, खासतौर पर कराची के बच्चे अगर देखे होंगे तो आपके ग्रुप्स में अक्सर बेशतर कुछ फॉर्म्स आ रहे होते हैं, ये प्लीज फिल दिस फॉर्म, फिल दिस फॉर्म। तो आप कहते क्या है, उस फॉर्म को फिल करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं कि आप रात में सोते हैं या नहीं सोते हैं, अच्छा आप कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं, अच्छा आप रनिंग जॉगिंग करते हैं या नहीं, फूड खाना सही से खाते हैं या नहीं। दरअसल वो एक क्वेश्चन एयर होता है, यानी कि सवाल जवाब का एक फॉर्म होता है, और वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का ही होता है। अमूमन हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा परफॉर्म पाकिस्तान में जो किया जाता है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जाती है, और हम आपको सिखाएंगे कैसे की जाती है, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे किस तरह से करना होता है, ठीक है। तो बस दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जो आप अपने यूनिवर्सिटी में भी देख रहे होते हैं, बच्चे कर रहे होते हैं। इसमें बस आपको सवाल जवाब करके एक डेटा रिपोर्ट होता है, उसको आप मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, और उससे एक रिपोर्ट जारी कर देते हैं और उसको फिर पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, अगर हम अगले पे चलें तो पहले कोहर्ट देखते हैं फिर केस कंट्रोल देखेंगे। तो व्हाट इज अ कोहर्ट स्टडी, ठीक है। कोहर्ट स्टडी क्या होती है? कोहर्ट स्टडी जो है ना, रिस्क फैक्टर्स को देखती है। अच्छा अब थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्योंकि कोहर्ट और केस कंट्रोल समवॉट सिमिलर, तो आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि क्या है। यू आर डीलिंग विद द रिस्क फैक्टर्स, कोहर्ट स्टडी। इसमें होता ये है कि सपोज करें कि आपके पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, एक स्मोकर्स का है एक नॉन स्मोकर्स का है, ठीक है। अब आप दोनों ग्रुप्स को ऑब्जर्व करेंगे कि जो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, वो आगे जाके डिजीज डेवलप करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि उसको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी। सपोज करें कि एक स्मोकिंग करने वाले को हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, ठीक है, और जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। बस इसमें हम दो ग्रुप कंपेयर करते हैं, और अगर वो ग्रुप किसी चीज से एक्सपोज है, यानी कि सपोज करें कि स्मोकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। कोहर्ट स्टडीज का दौरानिया बहुत लंबा होता है, ये 10-10 साल 70-70 साल तक भी चलते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन बामुश्किल 5-6 महीने में हो जाती है, 3-4 महीने में भी हो जाती है, 2 महीने में भी हो जाती है। लेकिन कोहर्ट स्टडीज जो होती हैं वो बहुत लंबी लंबी चलती हैं। अगर आप में से किसी ने कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ा होगा और आपके कार्डियोवैस्कुलर सब्जेक्ट के अंदर एक स्टडी का नाम सुना होगा आपने, फर्मिंगम स्टडी, फर्मिंगम कोहर्ट स्टडी शायद किसी ने पढ़ा हो, आपके नजर से गुजरा होगा। तो फर्मिंगम कोहर्ट स्टडी एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पे स्टडी की जा रही है अमेरिका यूएसए में, और तकरीबन 3 फैमिलीज की जा चुकी है। तो उन्होंने पूरे 3 फैमिलीज को एक के बाद एक चेक किया है कि अब वो जो 3 फैमिलीज हैं उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो क्या खाते हैं, वो किस तरह जॉगिंग करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या पहनते हैं, क्या सुनते हैं, फैटी डाइट ले रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं वो। और उससे जो जो डेटा उन्हें मिला जा रहा है वो रिपोर्ट करते जा रहे हैं। तो ये कोहर्ट स्टडी होती है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं रिस्क फैक्टर्स को, यानी कि कोई चीज कोई बीमारी डेवलप करवाएगी या नहीं करवाएगी, ठीक है। अच्छा केस कंट्रोल और कोहर्ट में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है, और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। केस कंट्रोल में ना ऑलरेडी कोई डिजीज मौजूद होती है, ठीक है। कोहर्ट में डिजीज नहीं होती, रिस्क फैक्टर्स होते हैं। केस कंट्रोल में ऑलरेडी ही कोई डिजीज होती है, और आप चेक करते हैं कि ये डिजीज आगे जाके क्या आउटकम देगी। जैसे यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप को डायबिटीज और एक ग्रुप को डायबिटीज नहीं है। अब वो दोनों में चेक कर रहे हैं कि आया कि डायबिटीज और नॉन डायबिटिक्स जो है वो आगे जाके डाई होंगे, एंगे, दोनों स्मोकिंग कर रहे हैं, तो दोनों में आगे जाके डेथ होगी। कुछ मसला हुआ है क्या? एवरीथिंग फाइन? Yes, yes, continue. ओके। कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी के अंदर हम चेक करते हैं कि डिजीज पहले से मौजूद है और आगे जाके ये दोनों ग्रुप्स में कितने लोग मरेंगे, यानी कि इसे आउटकम कहते हैं, ठीक है, डेथ रेशो क्या होगा। सो बहुत ऊपर सतह में बस इतना समझ लें कि केस कंट्रोल कोहर्ट में ये होता है, कोहर्ट में हम रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं और चेक करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स की बुनियाद पर कोई डिजीज डेवलप होगी या नहीं होगी। केस कंट्रोल में ऑलरेडी डिजीज डेवलप होती है, और ये चेक करते हैं कि डिजीज के बाद इंसान मरेगा या नहीं मरेगा, या फिर उससे कोई दूसरी डिजीज लगेगी ये नहीं लगेगी। बस ऊपर पर से इतना समझ लें, बाकी यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है तो आप डिटेल में से पढ़ सकते हैं। ओके है, आगे बढ़ते हैं। आई गेस में कामयाब हुआ यहाँ तक। केस रिपोर्ट, तो व्हाट इज अ केस रिपोर्ट? केस रिपोर्ट क्या होता है? बड़ा मजेदार चीज़ है, ये आराम से आप में से कोई भी कर सकता है। सपोज करें एक ट्यूबरक्लोसिस का मरीज आपके पास आया, ठीक है, और ऐसे ही
एंड हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है कि वो आया और उसे आपने जॉन्डिस उसमें देख लिया, ठीक है। ऐसे होता नहीं है वैसे। जब आपने ट्यूबरक्लोसिस के मरीज में जॉन्डिस देखा तो आपने कहा ये सिम्टम तो ट्यूबरक्लोसिस में मौजूद ही नहीं था सिरे से, तो जॉन्डिस क्यों हुआ है? तो आपने उस पेशेंट की एक एक चीज, एक एक लैब रिपोर्ट सब कुछ लिया और उसके ऊपर एक केस रिपोर्ट लिख दिया, एक स्टेटमेंट लिख दिया अपने डॉक्टर की मौजूदगी के अंदर, यानी कि सिम्टम, साइंस, ट्रीटमेंट, फॉलोअप सब कुछ लिख दिया और लिखने के बाद उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द केस रिपोर्ट, यानी कि जो आपको कुछ अनयूजुअल चीज मिली, कुछ साइन और सिम्टम्स जो अनयूजुअल मिले, कुछ नया मिला और उसको आपने एक पेशेंट की बुनियाद पर पब्लिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड द केस रिपोर्ट, ठीक है, सिर्फ एक पेशेंट की बुनियाद। व्हाट इज द केस सीरीज? केस सीरीज इज द सम ऑफ 2 और मोर और 3 केस रिपोर्ट्स, ठीक है। यानी कि आपको अब एक पेशेंट नहीं मिला बल्कि बहुत सारे एक ही डिजीज के पेशेंट में है, लेकिन जरूरी है कि वो पेशेंट अब नए, यानी कि दुनिया में इससे पहले कोई ऐसा सिम्टम साइन मौजूद ही नहीं था, आपने कुछ नया खोज किया। सपोज करें आप किसी एक इलाके के अंदर कोई नई बीमारी वजूद में आ गई और वो बहुत सारे लोगों को लग गई, तो अब बहुत सारे डॉक्टर्स मिलके उन तमाम पेशेंट को जमा करेंगे और उन सबके साइन सिम्टम्स देख के एक केस सीरीज, सीरीज के लफ्ज समझ में आ रहा है कि बहुत सारे केस रिपोर्ट्स की सीरीज है, वो केस सीरीज लिख देंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द केस सीरीज, ओके। तो ये है केस रिपोर्ट और केस सीरीज में फर्क। अच्छा, फाइनल वन ये आप देख लें, फिर मैं सबको फिर समराइज कर दूंगा। ये चीज होती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये होता है कि हम 2 ग्रुप्स बांट देते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है। सबसे पहले ये समझ लें कि आरसीटीज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरसीटीज कहते हैं, इससे आपने देखा होगा कोविड अभी हमारे सामने आया, तो कोविड की वैक्सीन बनते बनते हमें पता है कि 1.5 से 2 साल लग गए। तो दरअसल वो जो कोविड की वैक्सीन को बनाने का जो मरहला है ना, उसके ऊपर जो रिसर्च की गई थी वो आरसीटी थी, ठीक है। खास तौर पर आरसीटी जो परफॉर्म की जाती है वो मेडिसिन की एफिकेसी को देखने के लिए परफॉर्म की जाती है। सपोज करें कि मार्केट में एक नई मेडिसिन आई है पैनाडॉल। अब हम कैसे मालूम करेंगे कि पैनाडॉल किसी पेशेंट को दें तो वो उससे मतलब ठीक होगा या नहीं होगा? तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को जो है अब हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, एक एक्सपेरिमेंटल और एक ट्रीटमेंट ग्रुप होगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हुआ और एक कंट्रोल ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप हुआ, ओके। नाउ अब हम करेंगे क्या, इन तमाम पेशेंट्स का डेटा एक लैपटॉप में डाल देंगे, एक लैपटॉप या कंप्यूटर में डाल देंगे और लेट द लैपटॉप, हम कहेंगे कि भाई इन तमाम पेशेंट को शफल कर दो, इन सबको रैंडमाइज कर दो, रैंडम एक 2 ग्रुप्स में बांट दो। अब वो सिस्टम इन दोनों को 2 ग्रुप्स में बांट देगा। अब इन दोनों को ट्रीटमेंट दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन है? जिसको बाकायदा कोई डिजीज है, कोई मसला है। कंट्रोल ग्रुप कौन है? जिसको कोई डिजीज नहीं, ठीक है। दोनों को पैनाडोल दिया जा रहा है और आखिर में ये चेक किया जाएगा कि दोनों के अंदर क्या असरात हुए, यानी कि जो अब डिजीज वाला ग्रुप था वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, और जो कंट्रोल ग्रुप था यानी कि जिसको कोई डिजीज नहीं थी उसके अंदर क्या साइड इफेक्ट्स पैदा हुए, कि जब डिजीज नहीं थी और जब दवा दी तो क्या साइड इफेक्ट्स पैदा हुए। है तो सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा हो, लेकिन वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे। तो ये दिस कॉल्ड द आरसीटी। अमूमन फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसे परफॉर्म करती हैं कि जब कोई नई ड्रग मेडिसिन मार्केट में आती है तो उस पर आरसीटी परफॉर्म की जाती है और उन आरसीटी की बुनियाद पर हम देखते हैं कि वो ड्रग अप्रूव होती है या नहीं। इस तरह अमेरिका में एक इदारा है एफडीए, फूड ड्रग अथॉरिटी, वो अमूमन पूरी दुनिया के ड्रग को कंट्रोल करती है और जब वो किसी ड्रग को अप्रूव कर दे आरसीटी, बहुत सारे आरसीटी के बाद, तो फिर वो ड्रग अप्रूव हो जाती है और मार्केट में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं फिर से सबको समराइज कर दूंगा। एक फाइनल वन है, एक चीज होती है सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होती है? सिस्टमैटिक रिव्यू का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट आरसीटीज, अच्छा सिस्टमैटिक रिव्यू याद रखिएगा कि सबकी हो सकती है, तो हम डिफरेंट पेपर्स को एक साथ जमा करें, ठीक है, और उनकी समरी बना दें। उनकी समरी बना दें तो वो कहलाता है सिस्टमैटिक रिव्यू, यानी कि हमने बहुत सारे पेपर्स जो ऑलरेडी पब्लिश पेपर्स थे, ठीक है, उनको हमने जमा किया, उनको रिव्यू किया, सिस्टमैटिकली रिव्यू किया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक रिव्यू। और हमने उसको पब्लिश यानी कि उसकी समरी बनाई और समरी बनाने के बाद उस पर एक मेटा एनालिसिस यानी कि मैथमेटिकल एनालिसिस की, ठीक है। तो उससे जो एक पेपर पब्लिश होता है उसे हम कलेक्टिवली कहते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू या फिर मेटा एनालिसिस, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके, सो चलें अब एक और चीज देख लेते हैं, आप लोग बोर ना हो जाए हम सेशन खत्म करने के इंशाल्लाह जल्दी। सो दिस इज कॉल्ड द पिरामिड, एक हमारा रिसर्च पिरामिड है। सो इसमें दरअसल क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन देखी जा रही है कि हम अगर नीचे देखें तो हमें केस सीरीज दिखता है, केस कंट्रोल दिखता है, कोहेट दिखता है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, ठीक है। ओके,
तो अगर आप में से कोई शख्स मेटा एनालिसिस करता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा टॉप पर होगी। यानी कि अगर कुछ आप में से कोई भी मेटा एनालिसिस पब्लिश कर देता है तो इसका मतलब ये है कि आपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेपर पब्लिश किया है, उसका एविडेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरह सिस्टमैटिक रिव्यू उससे कम है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का उससे कम है, कोहेट का उससे कम है, केस कंट्रोल का उससे कम है। अच्छा, क्रॉस सेक्शन इन दोनों के दरमियान में होती है, केस सीरीज और केस कंट्रोल के दरमियान में यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इस तरह से ये पिरामिड चल जाता है। अच्छा, मजे की बात ये है कि हम मेटा एनालिसिस पब्लिश कर सकते हैं, यानी कि एज अ स्टूडेंट अभी जो आपको मैंने अमेरिका वाला जो यूएस का मैच का एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें जितने भी पेपर्स दिखाए जा रहे थे वो ज़्यादातर मेटा एनालिसिस थे। हम एज अ स्टूडेंट केस सीरीज लिख सकते हैं, केस रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल कर सकते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यू कर सकते हैं और मेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 3-4 स्टडीज हम नहीं कर सकते, जैसे आरसीटी नहीं कर सकते, कोहेट नहीं कर सकते, केस कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुश्किल है, हमारे बजट से बाहर है, इसमें पैसे भी लगते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, हम वक्त के साथ साथ आपको बताते जाएंगे किस किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो मजे की बात यह है कि स्टूडेंट मेटा एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ मौजूद है, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिसर्च समझी जाती है मेटा एनालिसिस। और इंशाल्लाह आने वाले वर्कशॉप के अंदर हम ये सिखाएंगे भी आपको कैसे किया। अच्छा, ओके, बस यहाँ तक मुझे समझाना था। एक आखिरी बार आपको पबमेड वापस ले जाता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि पबमेड पे ये आर्टिकल्स हम किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और सपोज कि मैं यहाँ पर हाइपरटेंशन लिखा है और हाइपरटेंशन के बहुत सारे आर्टिकल्स शो हो रहे हैं। आप यहाँ पर साइड लेफ्ट साइड पर आए तो यहाँ पर आपको कुछ बार्स दिखे, कुछ बॉक्सेस दिखे। आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है केस रिपोर्ट्स, अभी मैंने भी बताया वो केस रिपोर्ट क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल, मेटा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं मेटा एनालिसिस पे क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स मुझे अब दिखेंगे वो सारे के सारे मेटा एनालिसिस होंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन के ऊपर धीरे 7,371 मेटा एनालिसिस हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल डाल दूँ तो अब मुझे आर्टिकल्स दिखेंगे वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल आरसीटीज दिखेंगे। ठीक है, आरसीटीज दिखेंगे। अब अगर यहाँ पर मैं केस रिपोर्ट डाल दूँ तो वो मुझे केस रिपोर्ट दिखाएगा। जैसे और एक बात, अगर आप खुद ही फॉर्मेट कभी खोलेंगे तो शायद आपको ये सारे ऑप्शंस ना मिलें, तो उसके लिए आप करेंगे ये कि आप नीचे जाएंगे, एडिशनल फिल्टर्स पे जाएं और यहाँ से आप चूज़ कर लें। जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्टडी मैंने चूज़ किया हुआ है, केस रिपोर्ट चूज़ किया हुआ है, ये सब चीज़ें आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, और उसको शो करने बोलेंगे तो वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो बस ये बताने वाली बात थी, आगे जब आपको सिखाएंगे तो हम फिर डिटेल में बात करेंगे ना। बस आई गेस मेरे ख्याल से बस रिसर्च के इंट्रोडक्शन में काफ़ी था, आप लोग बहुत ज़्यादा बोर भी हो गए होंगे। तो बस समझ जाइए कि आपके पास कुल मिला के जो है कितनी किसी का माइक ऑन है, मेरी आवाज़ जो इको कर रही है, प्लीज माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें, ये आवाज़ शायद इको कर रही है। तो फिर से हम वापस चलते हैं इस चीज़ पे कि अब ये देखिए, जैसे मैंने बताया था केस रिपोर्ट क्या होती है, समझ में आ गया आपको, केस सीरीज क्या होती है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के अंदर क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल और कोहर्ट आ गई, और एक्सपेरिमेंटल के अंदर आपके पास रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आ। तो मैंने सब कुछ मतलब डिफाइन कर दिया कि ये सारे रिसर्च टाइप्स होती क्या है और इसमें क्या क्या किया जाता है। जो यहाँ पर 5 आपको लाइन से दिख रहे हैं, केस रिपोर्ट, केस सीरीज, अच्छा रैंडमाइज, क्रॉस सेक्शनल, ये 3 कर सकते हैं, और आगे से सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस कर सकते हैं। बस चलें, बहुत ज़्यादा हो गया, ताकि सब बोर भी हो जाएंगे, तो हम कुछ और काम की बातें कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। लिंक्डइन गेम, अब मैं तमाम बच्चों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अब जब इस सेशन से जाएँ तो लाजमी जाके अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लें, क्योंकि लिंक्डइन एक वो सोर्स है कि जिसके ज़रिए आप अपने करियर के अंदर भी एज कर सकते हैं, अपने रिसर्च करियर के अंदर भी, बहुत सारी चीज़ों के अंदर भी। बहुत लोग के शायद लिंक्डइन का अकाउंट हो लेकिन इस तरह से कस्टमाइज़ ना हो। ठीक है, तो आने वाले इसी महीने के अंदर हम कुछ सेशंस और कराएँगे जहाँ से हम यूएसए से कुछ डॉक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं ताकि वो आपके लिए सेशन करवा सकें और हम उनसे कुछ सवाल जवाब करके आपके जो भी क्वेश्चन हैं इंटरनेशनली लेवल पे रिसर्च को लेके वो उसका जवाब दे सकें। ठीक है, और हमने भी उनको लिंक्डइन के जरिए अप्रोच किया। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप किसी को भी मैसेज करें तो आपको रिप्लाई लाजमी कर देता है, क्योंकि यहाँ पर अमूमन प्रोफेशनल लोग होते हैं, अथॉरिटेटिव लोग होते हैं, वो टाइम्स आए हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं है यहाँ पर, स्नैपचैट है, बाकी लिंक्डइन है, ये प्रोफेशनल लोगों का प्लेटफॉर्म है। तो लाजमन लाजमन जाके तमाम के तमाम लोग, आप देखेंगे जितने भी बड़े पीजीज हों, R1 हो, कुछ भी हो, तो लाजमन उनका अकाउंट लिंक्डइन पर होता है। एंड डू फॉलो मी, थैंक यू। आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग सवाल करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए या इलेक्टिव से इंटर्नशिप करना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देना चाहता हूँ कि क्यों ये सवाल ज़्यादा बच्चे क्यों करते हैं और बच्चों को क्या चूज़ करना चाहिए। ठीक है, 2 बातें। पहली बात कि रिसर्च, ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा टाइम लेता है,
थोड़ी ज़्यादा मेहनत लेता है, लेकिन ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा, आपके रेज्यूमे में ऐड होगा, आपकी सीवी में ऐड होगा, और जहाँ जहाँ आप इंटरव्यू देने जाएंगे ये आपको हमेशा मदद करेगा। ठीक है, इलेक्टिव्स या इंटर्नशिप माइट भी आपका टाइम ज़ाया कर दें और माइट भी ना भी करें। मुझे याद है मैंने सेकंड ईयर में रेडियोलॉजी के वार्ड के अंदर इंटर्नशिप किया था। 2 महीने तक मुझे सब कुछ याद था, उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। उस वहाँ पर अल्ट्रासाउंड होते थे, हमने पेट सिटी देखी थी, हमने साइबर नाइफ भी देखा था, जिनके अंदर सब कुछ है, एडवांस टेक्नोलॉजी काफ़ी। तो हम गए, हमने पूरा 15 दिन, बल्कि मेरे ख्याल से 3 वीक 21 दिन तक इलेक्टिव्स करते रहे। सो बहुत मज़ा भी आया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे लगा मैंने टाइम ज़ाया कर दिया उस वक़्त में, क्योंकि मैंने कुछ सीखा नहीं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक मेडिकल स्टूडेंट है और आपको पता है कि हमारी नॉलेज बिल्कुल इवैपोरेटिव होती है। हम कुछ पढ़ते भी हैं तो वो फ़ौरन ऐसा लगता है कि हमने आज पढ़ा और कल सब कुछ भूल गए, ऐसा ही होता है। तो ये इलेक्टिव्स के साथ यही मामला है। अगर आपको पाकिस्तान छोड़ना है और यूएसए जाना है, तो आप बाहर, यानी कि यूएसए में या इंग्लैंड में जाके इलेक्टिव्स करें। पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्टिव्स करना है तो उसमें 2 चीज़ें, एक तो पहली बात ये कि इलेक्टिव्स आप कहाँ कर रहे हैं। आपका शौक ऑर्थोपेडिक में, आप जाके इलेक्टिव्स कर रहे हैं गाड़ियों के अंदर, तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप। अभी कराची के अंदर बहुत क्रेज़ है, जून में छुट्टियाँ होंगी, तमाम लोग इलेक्टिव्स करने के लिए जा रहे हैं। आगा खान में बहुत लोग चाहते हैं कि इलेक्टिव्स करें, आगा खान वाले फीस भी चार्ज करते हैं। अब उनको जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ इलेक्टिव जाके कर लेते हैं। हालाँकि सपोज़ करें कि आपने आगा खान में इलेक्टिव किया, पल्मोनोलॉजी वार्ड में, चेस्ट, चलें ऑर्थोपेडिक में कर लिया, ठीक है। ऑर्थोपेडिक में मैंने इलेक्टिव किया, आपकी सीवी में वो ऐड हो गया। आपको शौक साइकियाट्री का है, आप जाते हैं साइकियाट्री के इंटरव्यू के लिए, आप दिखा दें कि मैंने ऑर्थोपेडिक में इलेक्टिव किया था, तो आपके मुँह में मार देगा सीवी, कहेगा कि तुम क्या लेकर आए हो ये, ऐसे नहीं करो। तो बी माइंडफुल व्हाट यू आर चूजिंग फॉर योर फ्यूचर। तो एज अ रिसर्चर, क्योंकि मैं रिसर्च में काम रहा हूँ और मुझे लगता है कि बच्चों को रिसर्च सीखनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ 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 आप रिसर्च में आएँ, इसे सीखें और पब्लिश करें। हाँ, ये थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन वंस यू एंड द फील्ड, आपको खुद समझ में आ जाएगी इसकी क्या वैल्यू और बढ़ती है। ठीक है, ओके। आगे जो एडवांस रिसर्च है वो आपको बताते रहेंगे। ये कुछ एआई टूल्स हैं जो कि हमारे टीचर्स को बिल्कुल भी नहीं पता। हमारे टीचर्स आगे सिर्फ टाइम पास, मैं जितनी भी क्लास लेता हूँ रिसर्च की, तो मुझे हंसी आती है कि टीचर्स हमारे बिल्कुल बाबारंग ज़माने में रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता रियलिटी का। अभी इंटरनेशनल सतह के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन से वेबसाइट यूज़ किए जाते हैं, कौन से एआई टूल्स आ गए हैं, वो बेचारे पुराने ज़माने के पढ़े हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो प्लीज़, आपको ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है, आप इसको प्लीज़ यूटिलाइज़ करें, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। ओके? मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह हम इस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओके, अब कुछ मेरे ख्याल से टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, तो ये जो चीज़ें हैं मेडलाइन या सर्चिंग वाला, मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं करूँगा, ये कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो सेंड कर दूँ, आप चाहें तो देख लीजिएगा। ये कुछ इंट्रोडक्शन था और यहाँ पे कुछ सर्चिंग स्ट्रैटेजीज़ थी, जिसे हम बूलियन ऑपरेटर बेसिक सर्चिंग कहते हैं, बूलियन ऑपरेशन, जो पबमेड पे किया जाता है कि किस तरह से आर्टिकल सर्च किया जाए, ठीक है। अच्छा, मुझे महसूस हो रहा है कि क्योंकि कराची के अंदर रिसर्च का रुझान ज़्यादा है, तो बच्चे ज़्यादातर कराची से ही ऐड हुए हैं। बाकी सिंध से भी और पंजाब से भी बच्चों का शायद बहुत ज़्यादा रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैंने देखा है ग्रुप में वो ज्वाइन तो हैं, लेकिन मेरा ये गुमान था कि शायद 1000 स्टूडेंट्स हो जाएँगे, लेकिन वो नहीं हो पाए। अभी 367 ही कुछ ने लेफ्ट भी कर दिया है, ठीक है। तो मुझे हालत समझ में आ रही है सबकी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, सिंध के किसी कोने से, पंजाब के किसी कोने से, दोस्तों को इस बात के लिए मोटिवेट करें कि प्लीज़ प्लीज़ वो रिसर्च के वेबिनार्स और वो लें, रिसर्च के अंदर एक्टिव हों, वरना अदरवाइज़ वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं मैं स्लाइड छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो रिकॉर्डेड मेरे पास मौजूद है, हमारे वेबसाइट के ऊपर ही, यूट्यूब पे भी है, तो मैं भेज दूँगा उसका लिंक, आप देख सकते हैं जाके। कुछ फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं आखिरी, उसमें ये है कि कुछ करियर रिसर्च अपॉर्चुनिटी, रिसर्च में करियर भी आप बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मेडिसिन और सर्जरी लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, उसमें कॉल्स लगती हैं, इमरजेंसीज़ होती हैं। अगर आप यूएसए की बात करें तो 11-11 घंटे पर डे काम करना पड़ता है। पाकिस्तान में और बुरा हाल है, डॉक्टर को घिस देते हैं। अब मेडिकल राइटर या मेडिकल रिसर्च राइटर बहुत डिफरेंट होता है, बहुत सुकून से काम करता है, हार्ट वाली लाइफ होती है, सैलरी भी अच्छी होती है और बहुत कुछ होता है। अभी एक हम सर्च कर रहे थे तो हमने देखा था कि इंग्लैंड के अंदर कोई हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई थी, 28,000 पाउंड्स की थी। वो एज़ अ सिर्फ रिसर्च एसोसिएट था। तो अगर बामुश्किल अगर आप 10-12 पेपर शाया कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं अपने एमबीबीएस के अरसे के अंदर, और आप एज़ अ रिसर्च एसोसिएट काम करना चाहें, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि ये कभी बहुत टेंशन भी नहीं होगी, सुकून से आप दुनिया में घूमेंगे, पैसे भी अच्छे खासे होते हैं, बहुत सुकून वाली लाइफ होती है।
ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्ट कितना लेते हैं। ओके, ठीक है। बाद में फिर हम बताते रहेंगे आपको सब कुछ, इंट्रोडक्टरी सेक्शन था और आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बच्चों ने बहुत ज़्यादा किए हैं मुझसे पर्सनल पे, तो मैं चाहता हूँ कि इसको क्लियर कर दूँ, उसके बाद हम सेशन ऑफ कर देंगे। अच्छा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिसर्च नेक्सस, ये क्यों बना है? हमने आपको बताया कि हमारा प्योर नेकी का मकसद है और कुछ नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम ना टाइम लगा रहे हैं, हम पागल नहीं स्लाइड्स बनाए सब बच्चों को गैदर करें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान रिसर्च की फील्ड के अंदर ऊपर आ जाए, क्योंकि हाल बहुत बुरा है। मैं चाहता हूँ, अच्छा पता है कि जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, हमारे पाकिस्तानी भी सिर्फ इंटरनेशनल जर्नल में शाया करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, पाकिस्तानी जर्नल्स में पब्लिश करना नहीं चाहते। क्योंकि मसला ये वो समझते हैं अगर हम पाकिस्तानी जर्नल में पब्लिश करेंगे तो हमारी रिसर्च की वैल्यू वर्थ नहीं रहेगी। हालांकि माहौल इंसान कम्युनिटी खुद बनाता है। अगर जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, जब तक उसको खुद ग्रोथ नहीं करेंगे तो वो ग्रो कैसे करेगा? अगर सारे ही लोग पाकिस्तान छोड़ देंगे तो पाकिस्तान को ग्रोथ कौन कराएगा, कौन करेगा? अब मैं आपको कोई हुबुल बत्ती की कोई स्पीच नहीं दे रहा, लेकिन बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि बस हम आप तमाम लोगों को रिसर्च सिखा दें, और हमारा मकसद उस पर पूरा हो जाएगा जब हमें पता चलेगा कि हमारा हर एक बच्चा जिसको हमने रिसर्च सिखाई उसका सिर्फ एक पेपर पब्लिश हो गया, तो बस हम समझें कि हमारा मकसद पूरा हो गया। ये 3500 जो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो आज नहीं आए हैं, बुरा लगा मुझे काफ़ी। तो हाँ, ये तमाम के तमाम कम से कम एक पेपर पब्लिश करते हैं अपने पूरे मेडिकल लाइफ के अंदर, तो बस ये बहुत होगा। विल यू बी ऑर्गेनाइजिंग मोर इवेंट्स इन द फ्यूचर? हाँ बिल्कुल, हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। हम बहुत सारे इवेंट्स ट्राई करवाते रहेंगे वक्त। आप प्लीज़ ग्रुप लीव ना करें और अपने नुकसान करेंगे हमारा तो, क्योंकि ये वाहिद, मैं भी बता रहा हूँ, ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो पूरे पाकिस्तान के बच्चों को जमा कर चुका है। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हम मजीद ऐसे ऐसे इवेंट्स लाते रहेंगे, सबको फायदा होगा। अच्छा, डज दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कोर्सेज? हाँ, हम कोर्सेज करवाते हैं। ऐसा भी है, जून और जुलाई में कोर्सेज करवाएंगे। हमारा जो मेगा इवेंट होगा और वो 10-10 दिन तक कोर्सेज चलते रहेंगे, यानी कि ऑनवर्ड्स ये पूरे जून पूरे जुलाई कोर्सेज चलते रहेंगे। डू यू चार्ज एनी फी फॉर द वर्कशॉप्स एंड कोर्सेज? हाँ, यस, अमूमन हमारे वर्कशॉप्स और कोर्सेज फ्री होते हैं, अमूमन हम चार्ज नहीं करते। हाँ, लेकिन ज़्यादा जो कोर्सेज करवाएंगे जो लंबे लंबे कोर्सेज होते हैं 10-10 दिन के, तो उसमें हम बहुत मिनिमम फी चार्ज करते हैं, जैसे कि, और वो इतनी फीस होती है जितनी कि आप एक बिरयानी खा लेते हैं एक दिन के अंदर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं क्या कह सकता हूँ? अब वो भी हमारे सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि हमें लगे कि यार जो हमने मेहनत की उसका हमें कोई पे बैक नहीं, बस और कुछ नहीं। When will the course start? हाँ, कोर्स जो हम करवाएंगे वो जून और जुलाई में करवाएंगे, क्योंकि हमने मालूम किया कि बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टियाँ जो होती हैं जून और जुलाई में। विल आई बी एबल टू पब्लिश माई पेपर इन इंटरनेशनल जर्नल? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ लगे रहें तो आपको हम 10 से 15 दिन के अंदर इतना काबिल कर देंगे इंशाल्लाह कि आप फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स आपको कुछ नहीं आता होगा, एट द एंड ऑफ द कोर्स यानी कि 10 दिन जब खत्म हो जाएंगे आप चैंपियन होंगे, और आप खुद फील कर रहे होंगे कि हम अब रिसर्च कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह कुछ अपने स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जो पिछले वेबिनार हमारे अटेंड कर चुके हैं, वो आपको इस बात की गवाही देंगे कि सच में हमने अटेंड किया, वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, जो भी क्वेश्चंस आपके अगर मौजूद है, तो अभी हम लाइव कॉल पे नहीं ले रहे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हैं तो उसके लिए हम एक गूगल फॉर्म अभी ग्रुप पे भेज देंगे 12 बजे के बाद, और उससे पहले हम अपना अभी ग्रुप ओपन कर रहे हैं, यानी कि चैट ओपन कर रहे हैं एडमिन चैट आके। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप लोगों ने आज कुछ भी सीखा है, प्लीज़ हमें फीडबैक लाजमी दिए ग्रुप पे जाके कुछ भी, ताकि आपके मैसेजेस देख के जो लोग आज नहीं आए वो भी मोटिवेट हो जाएं और उन्हें लगे कि शायद उन्होंने सच में कुछ मिस किया है। ठीक है, आप लोग क्योंकि यहाँ पर थे पूरा टाइम, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें उन्हें इस बात का एहसास हो कि उन्होंने मिस किया, उन्हें आना चाहिए था। तो आप पूरे के पूरे 300 लोग जाके कुछ भी गुड, वेरी गुड, जो भी आपके दिल में आ रहा है वो मैसेज करते हैं। हम अभी ग्रुप चैट ओपन कर रहे हैं, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे अगर आप ये करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कोई भी गलती होगी तो माफ़ी चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम सेशन कराते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।